चलो जी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक है, एक सेकेंड भाई, एक सेकंड में कर रहे हैं भाई चालू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। चलो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखो भाई, ये जो चैप्टर है इसमें ये मान लो कि पूरा चैप्टर ही गोसेज लॉ का ही है, गोसेज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, सारा का सारा चैप्टर इसी में है। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, उसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन जो है अपने पास वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ठीक है, तो कोई वायर है इनफाइनाइटली लॉन्ग है, वैसे इनफाइनाइट लेंथ कुछ ही नहीं होती है, पर अगर मान लो कि वायर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो इट कैन बी टेकन अप्रोक्सीमेटली इनफाइनाइट। ठीक है, अब अपन चलते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। मैंने पहले भी बताया था गोसेज लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसमें अपने पास इंटीग्रेशन यूज में आता है। अब इंटीग्रेशन को कब यूज में ले सकते हो, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, लिमिट लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। एग्जांपल भी बताया था, जैसे एक वॉल है, मान लो कि वो पत्थरों से बनी हुई है, पत्थरों से बनी हुई है तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता उसका, क्योंकि हर पत्थर का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, तो उसमें एलिमेंट का साइज अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि दीवार जो है, वॉल जो है, वो ब्रिक से बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है, हर ब्रिक की साइज इक्वल होती है कि नहीं होती है, उसमें इंटीग्रेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज होना चाहिए अपने पास, गोसेज लॉ में ये कंडीशन है। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, तो ये लॉन्ग वायर ले लिया मैंने, ये डैश डैश डैश, ये डैश डैश डैश, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग को शो करेगा, यूनिफॉर्मली चार्ज है। सपोज दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ वायर इज लैम्डा। ठीक है, and lambda is equal to dq by dl, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड dq is equal to lambda dl। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपन चलते हैं, we have to calculate electric field intensity at any point p। ये पॉइंट ले लेता हूं मैं अपने पास, तो यहां से अपने पास ले लें ये पॉइंट a, ये पॉइंट के ले लिया b, एक लेंथ एलिमेंट यहां पर ले लेते हैं, एक लेंथ एलिमेंट यहां पर ले लेते हैं। लेंथ कितनी है इसकी, dl, और यहां पर भी कितनी है, dl है। इस लेंथ एलिमेंट पर जो चार्ज है वो dq, और इस पर भी चार्ज कितना हो गया, dq। यहां तक तो क्लियर है, वो रिंग वाला ही मैटर है वैसा का वैसा ही। अब अपन चलते हैं इस पॉइंट पे फाइंड करना है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी कि नहीं होगी, या यूं याद रख लो, चार्ज 2 पॉइंट हो गई कि नहीं हो गई, तो चार्ज 2 पॉइंट आउटसाइड में कर दिया अपन ने, ई ए डी ई हो गया। सेम अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है भाई, ये लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया, ये परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दी है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड हो गया। ये भी, ये अगर डीई मान लो तो दोनों ही डीई होंगे कि नहीं होंगे,
क्योंकि लेंथ एलिमेंट सेम है, चार्ज भी क्या है, सेम है। अब अपन चलते हैं, ये मिड पॉइंट ओ ले लिया, ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो ले लिया अपन ने पी ले लिया, ठीक है। ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP आर कॉन्ग्रेंट्स हैं अपने पास, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हैं, सो दैट अल्फा देन दिस एंगल आल्सो इक्वल टू अल्फा, ये भी क्लियर। ये अल्फा तो ये भी क्या होगा, अपोजिट वर्टिसेज एंगल हो गया, तो ये अल्फा तो फिर ये भी अल्फा हो जाएगा, अपोजिट वर्टिसेज एंगल हो गया। आगे अपन चलते हैं, आप जानते हैं वेक्टर को टू कंपोनेंट में रिसोल्यूट कर सकते हैं, जैसे ये ए है, ये एंगल थीटा है, देन ये ए कोस थीटा हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यहां पर कंपोनेंट क्या होगा बताओ, DE कोस अल्फा, यहां पर कंपोनेंट DE साइन अल्फा, ये कंपोनेंट DE कोस अल्फा, एंड ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DE साइन अल्फा। इतना तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। When we resolute electric field at point P in a perpendicular components, then vertical components are same opposite in direction, same in magnitude, so that these components are cancel out। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं DE cos अल्फा, DE cos अल्फा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आर इन ए सेम डायरेक्शन, so that a net electric field due to a infinitely long wire is given by sum of a horizontal component, sum of a horizontal component। ये जो डायग्राम है ना, इससे अपने को केवल यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी और कौन से कंपोनेंट से दिया जाएगा। कैसे, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन हो गई कि नहीं हो गई, ये वायर हो गया, तो कितने एंगल पर है ये, 90 डिग्री पर, so that electric field due to infinitely long wire is perpendicular to wire, is a perpendicular to wire। अब देखो मैं बता देता हूं, ये infinitely long wire ले लिया, तो perpendicular to wire, तो इधर perpendicular हो गया, इधर भी perpendicular, यहाँ भी perpendicular, तो यहाँ पर बनाओगे तो एक सर्कल बन गया। अब ऊपर वाला पॉइंट लोगे, फिर यहाँ पर भी सर्कल, फिर यहाँ पर भी सर्कल, तो बहुत सारे सर्कल बनेंगे कि नहीं बनेंगे अपने पास। तो अपन इसमें गॉसियन सरफेस कैसा अज्यूम करें, सिलेंड्रिकल। कैसे, कोई कहे कि भाई सर्कुलर कर लो सर, तो सर्कल तो एक ही लिया तुमने, पूरा लेना है तो पूरा लेना है, तो कैसा बनेगा बताओ, सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसमें अपने पास सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। उसका रीजन भी है क्योंकि इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर हो रहा है सारा का सारा अपने पास। तो इस डायग्राम से केवल अपने को यही पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, बाकी जो है नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे उससे पता चलेगा कि उसका वैल्यू कितना होता है। क्लियर है मामला। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब इस वायर की डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। ये देखो ये इसकी डायरेक्शन में है कि नहीं है, सो दैट देयर आर नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वायर, वायर पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, अराउंड वायर, अराउंड ए वायर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन वायर बट ए इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए वायर एंड परपेंडिकुलर टू वायर। क्लियर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई ऑनलाइन वालों, फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। चलो जी भाई, नेक्स्ट है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया, तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर लें अपन इसके, ये सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम कर रहे हैं अपन, तो ये लो भाई सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम हो गया, रेडियस
आर हो गई इसकी, एंड हाइट कितनी ले ली अपन ने, एच ले ली। ठीक है, ये S1 सरफेस हो गया। अभी बता देता हूं सारे इसमें, S1 ई वेक्टर ds, ये S2 सरफेस ई वेक्टर एंड ds वेक्टर, ये अपने पास हो गया ds वेक्टर एंड ई वेक्टर एंगल 90। ये सरफेस कौन सा हो गया, S3 सरफेस हो गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम करना पड़ेगा। ए सिलेंड्रिकल सरफेस अज्यूम्ड अराउंड ए वायर, ठीक है ना। तो सिलेंड्रिकल सरफेस अपन ने अज्यूम किया, कॉपी दे देना, कोई सी दे, कॉपी छोटी पतली कॉपी दे दे यार, वही दे दे, ये दे दे एक बार। देखो ये सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे अज्यूम किया है, ये वायर है और ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, अराउंड हो गया अपने पास। देखो अब तीन सरफेस है इसमें, ये S1, ये S2, ये S2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। पहले S1 के लिए आ जाए, इस S1 का वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड, तो वेक्टर एरिया ऊपर की ओर हो गया, ये ds ऊपर की ओर हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ी देर पहले बताया था, परपेंडिकुलर टू वायर, तो इधर हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो गया, राइट एंगल हो गया। उसके बाद में आ जाओ जी यहाँ पर, इसका वेक्टर एरिया इस साइड में हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे कि नहीं होंगे। तो एंगल बिटवीन E एंड ds कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। फिर आ जाओ थर्ड में, थर्ड में आओगे तो अपने पास देखो ये वायर हो गया, तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds नीचे डाउनवर्ड होगा, आगे नहीं होगा, डाउनवर्ड होगा, तो ये E हो जाएगा, ये ds हो जाएगा, एंगल की बिटवीन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। सो दैट अब अपन आगे चलें, बाय गॉसेज लॉ, बाय गॉसेज लॉ, E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन है 0। ठीक है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, ये टोटल का है, तो S1 के लिए S2 एंड फॉर S3, देन क्या रहेगा, S1 E वेक्टर डॉट ds प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। पहले एक चीज तो ये बता देता हूँ, सिग्मा क्यू का वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, अभी पढ़ाया था। अब सिग्मा क्यू टोटल चार्ज ले लें, तो लैम्डा h हो जाएगा, ये लैम्डा इनटू क्या हो जाएगा, h। अब इस साइड में तो ये रखो और इसको एक्सपांड भी करो, तो फर्स्ट है S1 बोलो EDS cos 90 फर्स्ट में, सेकंड में S2 EDS cos 0, S3 EDS cos 90 इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0। ये दो टर्म तो कितनी हो जाएगी, 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो क्या रहेगा अपने पास, S2 EDS इज इक्वल टू लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। ई को यहाँ ले लो, क्या आएगा, ds S2 लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0, ds इंटीग्रेशन कितना होगा, s फॉर सरफेस, तो एरिया ऑफ S2 2 पाई RH। देखो सिलेंडर में अपने पास 3 पार्ट होते हैं, सर्कुलर सरफेस होते हैं दो, तो पाई r स्क्वायर उनका एरिया होता है। जो कर्व सरफेस या सिलेंड्रिकल सरफेस होता है, एरिया कितना होता है उसका, 2 पाई RH, देन E इंटू 2 पाई RH लैम्डा h अपॉन एप्सिलॉन 0, SH कैंसिल आउट हो जाएगा, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r एप्सिलॉन 0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। थोड़ा और चेंज कर सकते हैं अपन इसको चाहें तो, E इज इक्वल टू ये लिख सकता हूं कि मैं 2 लैम्डा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड R मल्टीप्लाई कर दिया, देन के लिख सकते हैं, एंड E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन R एंड R k। नेचर E is proportional to lambda and E is proportional to 1 upon R। जब भी अपने यहाँ इन चैप्टर्स में नेचर पूछते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का,
तो आप एक चीज ध्यान दो, नेचर का मीनिंग है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो नेचर है उसका। जैसे एक तो एक किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेमड़ा के, और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, तो ये नेचर हो गया इसका। क्लियर है? ग्राफ अगर अपन देखना चाहें तो ग्राफ भी, चलो एक बार आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बना देता हूँ ग्राफ। नेगेटिव चार्ज में इनसाइड हो जाएगा, बस उसमें माइनस आर कैप कर देना, फिर ये रहता है। कोई प्रिंट में मिस्टेक होगी अभी बता देना मेरे को। हाँ भाई देखो, ये आया E is equal to 2k lambda upon R and E is proportional to 1 upon R, so that a graph between E and R हाइपरबोलिक होगा अपने पास। ये E is proportional to 1 upon R। कई बार ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं, ये E, ये 1 upon R, ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा भाई, है ना, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर हो गया कि नहीं हो गया, तो ये इसमें स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं, एक एग्जांपल है तुम्हारी बुक का ही है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना, ये है न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड infinitely long wire charged wire, then calculate its velocity if a linear charge density is lambda। देखो भाई, कोई इलेक्ट्रॉन है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसके अराउंड में रिवॉल्विंग कर रहा है, तो ये ले लिया अपन ने, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो गया, ये इसके अराउंड में रिवॉल्विंग कर रहा है। सपोज दैट कि कितने रेडियस की सर्कल में कर रहा है वो, आर रेडियस ले लिया है अपन ने, ठीक है। तो इसमें अपने पास इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, तो अंडरस्टूड है कि लैम्बडा यूज में आएगा उसमें वेलोसिटी में, ठीक है। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो कौन सा फोर्स प्रोड्यूस होता है, ये बताओ। कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मोशन में रहता है तो फिर कौन सा फोर्स होता है जो प्रोड्यूस होता है, या कौन सा फोर्स जरूरी है उसके लिए, उसके बिना हो ही नहीं सकता, ऐसा कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉट सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल, है ना। एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। किधर होती है? टुवर्ड्स सेंटर। एंड सेंट्रीफ्यूगल भी होता है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है, ये टुवर्ड्स सेंटर होता है, और एक क्या होता है, अवे फ्रॉम सेंटर होता है। बता भी देता हूं, कोई भी सर्कुलर मोशन होती है ना भाई, तो उसमें सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोड्यूस्ड होता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट सर्कुलर मोशन के लिए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन भी पॉसिबल नहीं है अपने पास। एंड डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज टुवर्ड्स सेंटर। अब वो अलग अलग जगह फिर अलग अलग है मामला उसका। कैसे? एक चीज और बता देता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो कन्वर्जन फोर्स है, मतलब वो अपने आप में कोई फोर्स नहीं है, वो किसी दूसरे फोर्स से कन्वर्ट होके ही मिलता है। कैसे? जैसे प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं, तो अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलता है उनको? ग्रेविटी से। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्लैनेट एंड सन कन्वर्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स, वहां पर वो कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं अपने पास इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, तो अब इलेक्ट्रॉन को भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से मिलेगा? attraction force between nucleus and a electron convert into centripetal force। ऐसे जैसे ये मार्कर है, मान लो अपन ने धागे से बांधा और इसको यूं घुमाया, ठीक है ना, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कहां से मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स? टेंशन से। कहां से मिलेगा इसको? टेंशन से, क्योंकि अपन स्ट्रिंग से बांध के घुमा रहे हैं, तो स्ट्रिंग में टेंशन हो गया कि नहीं हो गया? तो टेंशन कन्वर्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कभी भी सर्कुलर मोशन होती है तो वहां पर अपने पास अलग अलग फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होता है। यहाँ पर अपने पास कौन सा फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स अवेलेबल कराएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। कैसे? ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? सो दैट F इलेक्ट्रोस्टैटिक convert into centripetal force, and as we know centripetal force is mv square upon a r। clear? F equal to q, then is equal to m mass of electron v square upon r। as we know for linear charge distribution E is equal to 2k lambda upon r, अभी तो पढ़ा है इसी में। then we get a q into 2k lambda upon r is equal to mass of electron v square upon r, r से r कैंसिल आउट हो गया, v की वैल्यू फाइंड करनी है अपने को। then we get a v square is equal to 2k lambda q upon mass of electron। as we know charge on electron E के इक्वल हो जाएगा। then we get v is equal to root 2k lambda E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक चीज और देखो, इसमें कहीं भी रेडियस ऑफ सर्कल आ रही है क्या? ये बताओ। नहीं आ रही है। सो दैट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट डिपेंड्स ऑन ए रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर? अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद में आगे चलेंगे। चलो जी भाई, एक क्वेश्चन और है इसमें, तुम्हारी बुक में है, एक एग्जांपल है। इफ ए टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर्स आर सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, कुछ भी डिस्टेंस है, मैं r मान रहा हूं, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज λ1 एंड λ2। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन लेंथ एलिमेंट of wire second due to wire first। देखो भाई, क्वेश्चन ये है कि λ1 एंड λ2 अपने पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वायर सेकंड पर कोई लेंथ एलिमेंट है अपने पास, तो ये लेंथ एलिमेंट ले लिया। इस लेंथ एलिमेंट पर इससे जो फोर्स अप्लाई होगा वो फाइंड करना है। क्लियर है क्वेश्चन? तो कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ एलिमेंट dl ले लिया, इस पर चार्ज जो है वो कितना ले लिया? dq ले लिया। अब देखो एक बार, इस पर फोर्स होगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से होगा कि नहीं होगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना मान लेता हूं? E1 मान लेते हैं। इसको यूं समझ लो कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ये dq चार्ज रखा हुआ है, तो अपन क्या लिख सकते हैं? फोर्स ऑन dq, फोर्स ऑन dq बाय E1 एंड dF इज इक्वल टू dq इनटू E1। कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में।
एज वी नोट डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, देन लैम्डा 2 डी एल आएगा कि नहीं आएगा, इसमें आएगा ना, ये सेकंड वाले का ले रहे हैं लैम्डा 2 डी एल इंटू E1 एंड E1 इज इक्वल टू बोलो 2 के लैम्डा 1 अपॉन आर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से वायर का है, फर्स्ट वायर का, तो 2 के लैम्डा 1 अपॉन आर, देन DF इज इक्वल टू ये DQ, DF इज इक्वल टू लैम्डा 2 DL इंटू 2 के लैम्डा 1 अपॉन आर, एंड पर यूनिट लेंथ पर फोर्स कितना होगा, DF बाई DL इज इक्वल टू 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर, इट इज फोर्स ऑन पर यूनिट लेंथ ऑफ एनी वायर। अब मैं बता देता हूं, अगर ये एलिमेंट यहाँ ले लेते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा भाई, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, तो पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा, एंड किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन आर हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर आगे चलें। चलो जी, हाँ भाई कल तो टेस्ट है ना, कल मतलब फ्राइडे, 4 तारीख को टेस्ट है तुम्हारा, इसी टाइम में, क्लास टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू infinitely uniformly charged sheet, insulating sheet। देखो भाई, सेकंड एप्लीकेशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, और इंसुलेटिंग सीट है अपने पास। देखो तुम्हारे सिलेबस में एक तो सीट आएगी और एक प्लेट आएगी, है ना। सीट एंड प्लेट में क्या डिफरेंस है, या लेयर भी कह सकते हैं इसको अपन, क्या कह सकते हैं, सीट भी कहते हैं और हाँ लेयर भी है, ठीक है ना। लेयर जब भी आएगी ना तो उसको यूं मान लो कि उसमें से तुम आर पार जा सकते हो, जैसे क्लाउड्स की लेयर है, उसमें से तुम आर पार जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, तो वो एग्जाम्पल ये हो जाएगा। क्लाउड्स जो होते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनफाइनाइटली भी होते हैं, लॉन्ग होते हैं, उसके बाद में इंसुलेटर भी होते हैं कि नहीं होते हैं, तो तीनों चीजें एक साथ काम कर गई इसमें। उसके बाद में जब भी प्लेट पढ़ोगे, प्लेट मीन्स क्या होगा, प्लेट का मीन्स है उसमें से आर पार नहीं जा सकते, जैसे ये बोर्ड है, इसमें से आर पार नहीं जा सकते हो, तो ये प्लेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो जैसे मेटल प्लेट है तो वो एक अलग एग्जाम्पल होगा, और ये क्वेश्चन अलग है अपने पास, ठीक है। सपोज दैट इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग सीट, ठीक है। अब ये यहां से डैश डैश करके छोड़ दिया जाता है इसमें, ये मान लो भले, ये इसका एक पार्ट ले लेते हैं, इसमें अपने पास सेम टू सेम वैसा ही चलना है। 2 point A and B are assumed at which charge is dq, वैसा का वैसा ही है dq। P पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, तो सेम टू सेम अपने पास डायग्राम बना दो, पहले बनाया था ना अपने पास, वैसा का वैसा ही डायग्राम हो गया। ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, पूरा ही पॉजिटिव चार्ज कर दो कहीं भी, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में हो गया। अब अपन चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा DE, ये भी क्या हो जाएगा DE। उसके बाद में अपन चलते हैं, अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल। ये सब पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं पिछले वाले टॉपिक में भी। अब अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो गया। आ गया यहाँ तक तो समझ में। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड रिसोल्यूट इन कंपोनेंट्स, देन क्या रहेगा बताओ, DE cos अल्फा
ये DE साइन अल्फा हो जाएगा, फिर ये DE साइन अल्फा आ जाएगा एंड DE कोस अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट्स आर same in magnitude, opposite in a direction, so that these components are cancel out. उसके बाद में आते हैं horizontal components are in a same direction, so that net electric field is given by sum of horizontal components. horizontal component की direction किधर है वो देखो अपने पास, it is perpendicular to sheet, it is a परपेंडिकुलर टू शीट। अब अपने को इस एग्जांपल से भी केवल यही पता चलता है कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू शीट होगी। अगर आप इस बोर्ड को शीट मान लेते हैं तो किधर होगी बताओ, ये इधर और पीछे भी होगी। रीजन क्या है, आर पार जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं शीट में। जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ शीट है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी और अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाएगी। जैसे क्लाउड्स हैं तो क्लाउड्स ऊपर होते हैं मेरे हाथ की जैसे ही तो होते हैं अपने पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड भी हो जाएगी एंड अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाएगी एंड परपेंडिकुलर टू शीट हो जाती है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब टाइम कम बचा है तो इसका आधा पार्ट जो है वो अपन कल कराएंगे। एक न्यूमेरिकल भले मैं लिख देता हूं, आप करना है कोशिश। इफ ए इनपुट फ्लक्स इज ए 2 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एंड आउटपुट फ्लक्स इज ए 8 × 10⁶ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, then find out net charge inside of surface। इस न्यूमेरिकल की कोशिश करना आप, आ जाएगा। और नीतू अब क्लास खत्म होने का है, ऐड हो रही है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, काम खत्म कर देते हैं।